हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को एग्जाम के बाद किस प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। जैसा कि मैंने सिलेबस बताते समय आप लोग को बताया था कि आपके 5th और 6th सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती हैं और उन दोनों प्रैक्टिकल फाइल्स को आपको अलग अलग बनाना होता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि आपके सिलेबस में किस प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल को बनाने के लिए कहा गया है और उन प्रैक्टिकल फाइल को बनाने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे आपको उन फाइल को बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए, जैसा कि देखिए आप लोग का बीए 3rd ईयर का सेमेस्टर 6 में जो प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, देखिए पहले जो फाइल बनानी है उसमें 2 टॉपिक पे बनाना है। पहला देखिए प्रैक्टिकल 1 क्या है कि विजिट टू एन आंगनवाड़ी सेंटर एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, यानी किसी आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण करना है, विजिट करना है और उससे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रैक्टिकल फाइल बनाना है वो क्या है, देखिए राइट एंड सबमिट एन आर्टिकल ऑन एनी ट्रेंडिंग सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल इशू, यानी इस समय की वर्तमान में एक जो मुद्दा है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित आपको एक लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो इसमें देखिए सिलेबस में आपके दिया गया होगा, आप लोग देखेंगे कि इन दोनों प्रैक्टिकल को तैयार करने के लिए कहा गया है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, यानी टीचर्स के लिए बताया गया था कि कितने कितने लेक्चर्स में आपको ये सारी चीज़ें करानी। जैसे देखिए आईसीडीएस के बारे में बताना था बच्चों को 5 लेक्चर्स। उसके बाद फिर देखिए आंगनवाड़ी के बारे में बताना था, इसके लिए 10 लेक्चर। और फिर देखिए आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, आर्टिकल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके क्या मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, इसके लिए देखिए 5 क्लासेस थी। और उसके बाद देखिए सोर्सेस ऑफ लिटरेचर एंड देयर यूज, यानी साहित्य के स्रोत और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए 10 क्लासेस। यानी टोटल जो है आपका ये प्रैक्टिकल फाइल देखिए 15-15-30 लेक्चर में इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना था। और फिर इसी पढ़ने के बाद आप लोगों को ये 2 जो प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी थी। तो टीचर्स ने आप लोग को पढ़ाया होगा, क्लास में नहीं भी पढ़ाया होगा तो मैंने आप लोगों को आईसीडीएस और आंगनबाड़ी के बारे में जो है सेकेंड पेपर में पढ़ाया था। सेकेंड पेपर जब हम लोगों ने अध्ययन किया था तो उसमें आप लोगों के इनके बारे में था, तो उसके नॉलेज के आधार पर हम लोग ये जो पहला प्रैक्टिकल फाइल है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल फाइल में देखिए कोई भी प्रैक्टिकल फाइल जब तैयार की जाती है तो सबसे पहले उसका देखिए क्या होता है, एक कवर पेज होता है, यानी फर्स्ट पेज, जिस पर देखिए क्या लिखा रहता है, सबसे ऊपर आपके महाविद्यालय का नाम लिखा रहेगा। फिर उसके नीचे लिखा रहेगा कि वह महाविद्यालय किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उसका लोगो लगा देंगे आप, संभव हो तो लोगो लगा देंगे। उसके बाद फिर देखिए वहाँ नीचे लिखेंगे प्रोजेक्ट कार्य और आपका टॉपिक क्या है, तो लिखेंगे विषय आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण रिपोर्ट। इसके बाद देखिए नीचे आप सत्र लिख देंगे, सत्र 2025-26 या 24-25, जो भी सत्र होगा आपका वो लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र छात्रा का नाम, क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। इस साइड लिखेंगे विषय अध्यापक का नाम, यानी जिसने आपको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया हो, और आपके प्रस्तुति की तिथि यानी प्रेजेंटेशन डेट, यानी आपने इस प्रैक्टिकल फाइल को कब प्रेजेंट किया था अपने टीचर के सामने। तो इस प्रकार से एक कवर पेज आप लोग को तैयार करना है। इसके बाद फिर देखिए सेकेंड पेज पर एक सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र के बारे में लिखना है। इसमें देखिए क्या लिखा जाता है, यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का नाम या छात्रा का नाम, कक्षा के छात्र छात्रा ने आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण रिपोर्ट विषय पर एक प्रोजेक्ट कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह प्रोजेक्ट कार्य छात्र छात्रा द्वारा अपने स्वयं के प्रयासों से समय पर एवं विविध विधिपूर्ण पूर्ण किया गया है। हमें इस कार्य पर गर्व है और हम इसके लिए छात्र छात्रा को शुभकामनाएं देते हैं। तो इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आप डेट लिख देंगे और स्थान लिख देंगे। स्थान का मतलब जहाँ पे आपका कॉलेज है, जहाँ पे रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो। इसके बाद फिर यहाँ पर अपने टीचर्स का साइन कराना होगा इसके ऊपर, और यहाँ पर
इसके ऊपर प्रिंसिपल का, प्रधानाचार्य का सिग्नेचर। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर तीसरे पेज में एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे, अनुक्रमणिका तैयार करेंगे। और अनुक्रमणिका में देखिए इस प्रकार से 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें देखिए पहला कॉलम क्या रहेगा, क्रम संख्या के विषय में, दूसरा कॉलम रहेगा विषय के लिए, टॉपिक के लिए, और तीसरा कॉलम रहेगा पृष्ठ संख्या के लिए। तो इसमें देखिए क्रम संख्या डाल देंगे अलग अलग चीज़ों का। सबसे पहले देखिए क्या है कि कवर पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 1। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, पृष्ठ संख्या 2, इंडेक्स पृष्ठ संख्या 3। अब इसके बाद देखिए चौथा जो पेज है वो प्रस्तावना से संबंधित रहेगा। फिर देखिए 5वां पेज जो होगा केंद्र के विवरण से होगा। 6वां पेज भ्रमण के उद्देश्य से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद देखिए मुख्य अवलोकन से संबंधित जो है अगला पेज 7वां होगा। 8वें पेज पर समस्याएं और चुनौतियां होंगी। 9वें पेज पर देखिए सुझाव होगा। 10वें पेज पर संदर्भ होगा और 11वें पेज पर उपसंहार। यानी लगभग 10 से 11 पेज में आपको ये जो टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल फाइल है, तैयार करनी है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग शुरू करेंगे। इतने तो हम लोग का अनुक्रमणिका तक हो गया। अब देखिए एक हेडिंग डालेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण रिपोर्ट, बड़ा सा लिखेंगे बोल्ड अक्षर में। उसके बाद फिर देखिए इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले देखिए उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि भारत में शिशु और मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए जो बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर वहां की स्थिति और सेवाओं का मूल्यांकन करना है। इतना चीज आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद फिर देखिए जिस केंद्र पर आप विजिट करने जाएंगे उस केंद्र का विवरण देंगे। जैसे देखिए मैंने उदाहरण के रूप में एक केंद्र का दिया है आप लोग को कि जैसे देखिए केंद्र का नाम आंगनबाड़ी केंद्र रामनगर, वार्ड संख्या 5। उसी प्रकार से आपके क्षेत्र में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होगा वहाँ का एड्रेस डालेंगे। फिर देखिए वो किस जिले में है, तो जैसे देखिए लखनऊ और उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पर डाला गया। फिर भ्रमण की तिथि, यानी जैसे देखिए मैंने डाला है 20 अप्रैल 2025, तो आप एक डेट डाल देंगे कि किस दिन आप भ्रमण करने के लिए गए थे। फिर यहाँ देखिए नीचे टाइम डालना होगा कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपने वहाँ का भ्रमण किया। और उसके बाद प्रतिवेदन करता, यानी जिसने भी भ्रमण किया था, यानी स्टूडेंट ने किया था कि छात्र ने किया था कि छात्रा ने किया था, वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने देखिए एक उदाहरण के रूप में नाम लिख दिया है कुमारी आयुषी। तो इस प्रकार से देखिए केंद्र का विवरण देंगे। उसके बाद फिर देखिए भ्रमण का उद्देश्य, भ्रमण किस उद्देश्य से किया गया, तो सबसे इसमें देखिए क्या क्या चीजें लिखेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध सेवाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना। दूसरा उद्देश्य बच्चों की उपस्थिति, पोषण, आहार वितरण और शिक्षण गतिविधियों का अवलोकन करना। तीसरा उद्देश्य देखिए कार्यकर्ता और सहायिका से बातचीत कर केंद्र की चुनौतियां और आवश्यकताएं को जानना। और अगला उद्देश्य है सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। इसके बाद फिर देखिए अगला क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, कि आपने वहां पर जाकर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। तो पहले आप बच्चों की उपस्थिति के बारे में लिखेंगे कि उस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने पंजीकृत बच्चे हैं, यानी कितने बच्चों का वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, एडमिशन नाम लिखा गया है। तो टोटल संख्या जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया 45, तो आपके उस आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी बच्चे होंगे उनका लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए जैसे उपस्थित बच्चे, तो जितने लोग रजिस्टर्ड हैं उतने लोग तो उपस्थित होंगे नहीं, कुछ लोग अब्सेंट होंगे। तो कितने अब्सेंट हैं, 32, यानी 45 लोग का रजिस्ट्रेशन है, 32 उपस्थित है। अब फिर देखेंगे कि उस आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं का विवरण देंगे, यानी वहाँ पर जो जो सेवाएं दी जाती हैं वहाँ किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले पोषण आहार का विवरण देंगे। इसमें बताएंगे कि बच्चों को संतुलित आहार जैसे खिचड़ी, दूध, फल प्रदान किया गया। घर पर पूरक पोषण आहार भी वितरित किया गया। इसमें आप लोगों को देखिए मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली होती हैं तो उनको पोषक आहार भी घर पर पहुंचाया जाता है, तो इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए
आंगनबाड़ी केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लिखेंगे। नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विटामिन और आयरन की गोलियों का वितरण किया जाता है। इसके बाद फिर देखेंगे शिक्षा के बारे में लिखेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बच्चों को रंग भराई, कविता पाठ, कहानी सुनाना जैसी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। फिर अक्षर ज्ञान और मौलिक गणना पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी ये चीजें आप लोग को देना है वहाँ की गतिविधियों के बारे में। उसके बाद फिर देखिए अगला है सुविधाएं, यानी उस आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और उनकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में लिखना। सबसे पहले देखिए भवन की स्थिति, यानी जिस भवन में वो आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है वो भवन की स्थिति कैसी है, तो यहाँ संतोषजनक, अगर कोई समस्या होगी तो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं कि जर्जर है, सही नहीं है, तो यहाँ क्या है संतोषजनक, यानी आंशिक मरम्मत की आवश्यकता है, यानी पूरी तरह से बहुत अच्छा नहीं है लेकिन संतोषजनक है, फिर भी यहाँ पर इसका रिपेयरिंग करने की जरूरत है। इस प्रकार से आप वहाँ सुझाव भी दे सकते हैं। फिर देखिए स्वच्छ पेयजल के बारे में लिखेंगे। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है और यह हैंडपंप के माध्यम से उपलब्ध है। फिर देखेंगे शौचालय के बारे में लिखेंगे। उपलब्ध लेकिन सफाई अपर्याप्त, यानी शौचालय उपलब्ध तो है लेकिन सफाई पूरी तरह से नहीं है। उसके बाद फिर देखिए खेल और शिक्षण सामग्री सीमित मात्रा में उपलब्ध, यानी आप जो चीज़ वहाँ ऑब्जर्व करेंगे उसी के बारे में लिखेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको कमियों को आपको उजागर करना है। उसके बाद देखिए कर्मचारी की स्थिति के बारे में लिखेंगे कि जिस दिन आपने भ्रमण किया उस दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका दोनों उपस्थित थे कि नहीं, तो दोनों उपस्थित रहेंगे तो आप वहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद फिर देखिए इसमें लिखना है कि कार्यकर्ताओं का व्यवहार बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण एवं कर्तव्यनिष्ठ पाएगा, यानी अब उन लोगों का व्यवहार बच्चों के प्रति किस प्रकार से रहता है, चाहे कार्यकर्ती हो चाहे सहायिका, तो उसको लिखना है आपको। उसके बाद फिर देखिए सभी आवश्यक रजिस्टर, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में देखिए कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं, तो उन रजिस्टर में जैसे देखिए उपस्थिति रजिस्टर, वजन और स्वास्थ्य से संबंधित रजिस्टर जो है उसमें देखिए वो व्यवस्थित पाए गए कि नहीं, सही तरीके से उसमें अपडेट किया गया है कि जानकारी की नहीं, तो इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर देखिए उस आंगनबाड़ी केंद्र की क्या समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे देखिए वहाँ पर खेल एवं शिक्षण सामग्री की कमी है, भवन की रंगाई पुताई और मरम्मत की आवश्यकता है, शौचालय की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है, कुछ बच्चों में कुपोषण के लक्षण पाए गए हैं, अभिभावकों की जागरूकता में कमी। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं और चुनौतियों को दिखाएंगे। उसके बाद फिर देखिए सुझाव देंगे। सुझाव में क्या क्या देना है कि बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से संवाद बढ़ाया जाए, खेल और शैक्षणिक सामग्री में वृद्धि की जाए, भवन की रंगाई और मरम्मत शीघ्र कराई जाए, शौचालयों की सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, कुपोषित बच्चों हेतु विशेष स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम संचालित किए जाएं, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। यानी जिस प्रकार की कमियां आप लोग को दिखी, चुनौतियां दिखी, तो उस प्रकार की कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए ही सुझाव देना है। तो इस प्रकार से सुझाव है। उसके बाद फिर देखिए इसका कंटेक्स्ट लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ में देखिए क्या क्या लिखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र, जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर आप गए थे उसके बारे में लिखेंगे कि रामनगर वार्ड संख्या 5 का प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से बातचीत की गई, बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की गई और उनकी गतिविधियों का भी अवलोकन किया गया। यानी आप कौन से आंगनबाड़ी केंद्र पर गए, वो कहाँ पर स्थित है, फिर वहाँ पर आपने कार्यकर्ती और सहायिका से बात किया कि नहीं, बच्चों से आपने पर्सनली मुलाकात की कि नहीं, उनसे बात की कि नहीं, उनकी अवलोकन की कि नहीं, ये सब चीज़ लिखना है। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र से उपलब्ध रजिस्टर और अभिलेखों का निरीक्षण आपने किया कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। अब फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। इसमें क्या लिखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास का मजबूत आधार है, रामनगर केंद्र अपने सीमित संसाधनों में भी अच्छा कार्य कर रहा है, यदि भवन की मरम्मत, सुविधाओं में सुधार और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाए तो यह केंद्र बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। कार्यकर्ताओं की सेवा भावना और बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। उचित समर्थन
और संसाधनों के साथ यह केंद्र और अधिक सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका उपसंहार लिखेंगे और यह रिपोर्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका पहला वाला प्रैक्टिकल है जो आप लोग को इस तरीके से लिखना है। अब देखिए जो आपका दूसरा प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल में क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण मुद्दे से संबंधित एक आर्टिकल आपको लिखना है। देखिए प्रैक्टिकल 2 प्लास्टिक, जैसे मैंने देखिए इसमें प्लास्टिक प्रदूषण मानवता के सामने एक विकराल संकट, यानी मैंने प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर रिपोर्ट या आर्टिकल लिखी है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लास्टिक का उपयोग समाज में या सांस्कृतिक उपयोगों में भी किया जाता है, यानी ऐसे प्रदूषण के बारे में लिखना है, ऐसे मुद्दे के बारे में लिखा है कि जो पर्यावरण के लिए भी समस्या है और हमारे समाज और संस्कृति में भी उपयोगी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए अब इसकी क्या करेंगे, इसकी भी एक प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे देखिए कि विकास और प्रगति के इस युग में जहां एक और मानव ने विज्ञान के सहारे अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के दोहन और प्रदूषण ने मानव अस्तित्व के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इनमें सबसे भयंकर समस्या बनकर उभरी है प्लास्टिक प्रदूषण। आज प्लास्टिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके दुष्परिणामों ने पृथ्वी के समस्त जैवमंडल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़ा व्यापक संकट है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना लिखेंगे। अब आप लोग कोई भी इश्यू ले सकते हैं, मैंने उदाहरण के रूप में एक प्लास्टिक वाला लिया था, आप कुछ और भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में अब लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे कि जो भी समस्या रहेगी उसके बारे में ऊपर लिखेंगे। मैंने क्या लिया है, प्लास्टिक वरदान से अभिशाप तक। अब इसके बारे में देखिए हम लिखेंगे, जो भी समस्या रहेगी उसके बारे में हम लिखेंगे कि ये कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके द्वारा क्या समस्या होती है, इसके अभाव में क्या हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे क्या नुकसान होगा, इन सारी चीज़ों को इसमें लिखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे प्लास्टिक के किस प्रकार का प्रदूषण होता है, उसका क्या स्वरूप होता है। तो देखिए प्लास्टिक से समुद्रों में, नदियों में, खेतों में, वनों में, शहरों में या वायुमंडल में हर जगह प्रदूषण होता है और इसका देखिए बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम होता है। इससे क्या होता है, ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जिससे क्या करते हैं ये हमारे भोजन और पानी को प्रदूषित कर देते हैं और स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फिर देखेंगे, इसका लिखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इसके बारे में लिखेंगे। इसमें देखिए अलग अलग हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण न केवल भौतिक पर्यावरण को बल्कि सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसमें पहले लिखेंगे कि ग्रामीण और पारंपरिक जीवन शैली पर इसका क्या प्रभाव है। फिर उसके बाद देखेंगे कि त्योहार और धार्मिक आयोजनों में किस प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे कि पर्यावरण पर इसका घातक प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें देखिए जलीय जीवन को संकट में डालता है, यह भूमि को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है और इसके द्वारा देखिए प्राकृतिक सौंदर्य का भी ह्रास होता है। तो इतनी सारी चीज़ें इसके पर्यावरणीय घातक प्रभाव के बारे में लिखेंगे। इसके बाद फिर देखिए सरकार और समाज के द्वारा इसको दूर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए भारत सरकार और विभिन्न राज्यों ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो देखिए क्या क्या कदम उठाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। जुलाई 2022 से देखिए भारत में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक के सामानों को पूरी तरह से प्रबंधित किया गया है। इसको अपशिष्ट के रूप में कैसे इसको निपटाया जाए, इसके बारे में प्रबाद किया गया है। इसके बाद फिर देखिए जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिसमें से नो टू प्लास्टिक जैसे स्लोगन जो है स्कूलों में और कॉलेजों में पंचायत स्तर पर चलाए गए हैं। उसके बाद फिर देखिए इसका पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने की बात भी
कही गई। यानी जो भी देखिए आप लोग देखते होंगे कूड़े कचरे वाले जो होते हैं प्लास्टिक के सामान को चुनते हैं और ले जाके कबाड़ी की दुकान पर बेचते हैं, तो फिर उस कबाड़ी की दुकान के द्वारा वो प्लास्टिक जो है उद्योग धंधों में जाता है और उससे फिर उपयोग करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको यहाँ यहाँ फेंकते नहीं है। तो इसी को इसको कहा जाता है पुनर्चक्रण और रीयूज। इसके बाद फिर देखिए आवश्यक उपाय और सुधार की दिशा, यानी अब आप इस प्रकार के समस्या के लिए कौन सा उपाय बताएंगे और सुधार की दिशा क्या होनी चाहिए। तो देखिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, समस्या के समाधान में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाना, यानी इसमें आप बताएंगे कि केवल सरकारी प्रयास से ही किसी भी समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है, इसमें लोगों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो उसमें देखिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाना होगा, यानी लोगों को खुद प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। उसके बाद फिर देखिए पुनः चक्रण को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा और जागरूकता फैलानी होगी, यानी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताना होगा। उसके बाद देखिए स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना होगा, जैसे देखिए बायोडिग्रेडेबल जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में, जैसे देखिए जूट, केले के पत्ते, बायोप्लास्टिक इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए जिससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए। कानूनी कठोरता भी होनी चाहिए कि प्लास्टिक के नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए। उसके अलावा फिर देखिए सामाजिक सहयोग होना, यानी विभिन्न प्रकार के जो एनजीओ हैं और विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं वो स्वच्छता अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए जो है इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, आवश्यक उपाय और सुधार की दिशा। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित स्लोगन्स भी हैं, उसको आप लोग लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे देखिए इसमें 8-10 स्लोगन्स के उदाहरण है, जैसे देखिए प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, धरती माँ पुकारे प्लास्टिक से मुक्ति हमारे, ना करो प्लास्टिक का प्रयोग जीवन को दो नया संयोग, प्लास्टिक त्यागो प्रकृति से प्यार बढ़ाओ, स्वच्छ हवा स्वच्छ जल प्लास्टिक मुक्त बनेगा कल। तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिख सकते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर प्लास्टिक से मुक्ति जरूर, बचाओ पेड़ बचाओ नदी कहो प्लास्टिक को अलविदा अभी, प्लास्टिक की थैली को कहो ना पर्यावरण को दो नई दिशा, प्लास्टिक से नाता तोड़ो हरियाली से नाता जोड़ो, प्लास्टिक हटेगा तभी तो धरती बचेगी। इस प्रकार के स्लोगन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ पोस्टर भी बना सकते हैं और पोस्टर पे कुछ सुंदर लाइनें लिख सकते हैं, जैसे आज बचाएंगे धरती को कल सुरक्षित होगा जीवन, छोटा प्रयास बड़ा बदलाव प्लास्टिक मुक्त भारत हमारा सपना, अगर जीवन चाहिए सुंदर तो प्लास्टिक को कहो नो वंडर। तो इस प्रकार से देखिए पोस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप लोग चाहें तो इसी पोस्टर पर एक आधा ग्लोब बना सकते हैं, यानी पोस्टर जो बनाएंगे उस पर आधा ग्लोब बना लेंगे और उसके एक तरफ सुंदर हरियाली और दूसरी तरफ प्लास्टिक के कचरे का ढेर दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे बताएं, ग्लोब बनाएंगे तो ग्लोब पर एक तरफ देखेंगे कि सुंदर हरियाली चीज़ें पेड़ पौधे दिखा देंगे और एक तरफ कूड़े कचरे का ढेर दिखा देंगे। तो इससे और उसके फिर बीच में यहाँ पर ये नारा लिख देंगे कि प्लास्टिक हटाओ पृथ्वी बचाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखिए इसका निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन। निष्कर्ष में लिखा जाता है कि ये समस्या कैसी है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, लोगों को किस स्तर पे प्रयास करना चाहिए, सरकार को किस स्तर पे प्रयास करना चाहिए। और फिर लास्ट में लिखेंगे कि हमें प्रकृति के साथ समरसता से जीना सीखना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का आधार प्रकृति है न कि प्लास्टिक। कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। इस मंत्र को अपनाकर ही हम एक स्वच्छ सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये आर्टिकल जो है किसी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय मुद्दे पर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ये फाइल जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। यानी दोनों जो टॉपिक हैं इनको मिलाकर एक आंगनबाड़ी केंद्र वाला और एक पर्यावरण समस्या संबंधी वाला, दोनों को मिलाकर आपका 15 से 20 पेज में होना चाहिए, यानी ये फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपना ये पहला वाला जो प्रैक्टिकल फाइल है तैयार कर लीजिए। मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक ब्रीफ रूप से फॉर्मेट बता दिया है। अब आप लोग इसके आधार पर अलग अलग तरह का बना लेंगे। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरह का बनाएंगे, बदल बदल के चेंज कर करके बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अच्छा होगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ कुछ सभी लोगों ने मेहनत किया है।
अगर सब लोग का एक ही जैसा हो जाएगा तो डाउट होगा कि सब लोगों ने कॉपी किया है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, बाकी जो दूसरा पेपर है, दूसरी प्रैक्टिकल फाइल है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि उसमें आप लोगों को क्या चीज़ें तैयार करनी है और उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पसंद भी किया। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।